नमस्कार दोस्तों। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे आप सब सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में बड़ी पढ़ने को मिलता है। अब ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कहीं यूनिवर्सिटी नहीं है, बल्कि ये व्यंग है एक तरह से, क्योंकि इसमें कोई भी कुछ भी लिख देता है और व्हाट्सएप से फॉरवर्ड होते रहता है, तो कुछ से कुछ न्यूज चलते रहता है। तो एक दिन देख रहे थे हम, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह किस प्रकार से उस पर उनके बारे में लिख लिख कर फॉरवर्ड होते रहता है। आज सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, ये तीन व्यक्तित्व पे लगभग बात होगी। हम सब जानने का प्रयास करेंगे कि वो लोग के जो व्यक्तित्व था, क्या अंतर था तीनों में। हालांकि हम सब बच्चे से जब पढ़ते हैं तो जब 15 अगस्त मनाया जाता है तो उसमें क्या होता है, सुभाष चंद्र बोस की जय, महात्मा गांधी की जय, जयकारा लगाते रहते, सबको एक साथ जय जय करते रहते हैं। लेकिन जब सेकेंडरी स्कूल, कॉलेज में जब आदमी आता है तब आदमी जानता है कि बाप रे, ये लोग हैं, इनमें कितना विचारों का मतभेद भी था, लेकिन मनभेद नहीं था। जिस प्रकार से आज व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से दर्शाने का ये प्रयास किया जाता है कि मनभेद भी था, और उस तरीके से वो जो अपना एजेंडा है उसको रखने का प्रयास किया जाता है, पर ये हकीकत में नहीं था। मतभेद हो सकते हैं, किसी का भी, कोई भी है, उनका समझ कुछ भी हो सकता है, कोई भी टॉपिक पे, कोई भी बात पे, लेकिन मनभेद ठीक नहीं है। मनभेद हो गया तो फिर वो खतरनाक रूप ले लेता है। तो मतभेद जहाँ तक बात है ठीक है, तो वही मतभेद के बारे में आज हम सब बात करेंगे। सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी के बारे में। महात्मा गांधी के बारे में क्या कहा जाए, देखिए कि उनको कैसे लिंचिंग किया जाता है जनरली ट्विटर पे, फेसबुक पे, जहाँ पढ़िए पूछिए मत क्या क्या लिखा जाता है उनके बारे में। लेकिन सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, इनके बारे में एक अलग दर्शाया जाता है, असली राष्ट्रवादी यही थे। तो अब देखिए ना, क्या कैसा मतलब व्यवहारिक सिस्टम है। ठीक है, आदर्श हैं, सब सम्मान करते हैं भगत सिंह को, चंद्रशेखर आज़ाद को, क्या कहते हैं, सुभाष चंद्र बोस को, एक गर्मपंथी लोग थे, तो इनको सम्मान देते हैं, सब कुछ देते हैं, और देना भी चाहिए भाई, राष्ट्र के लिए सब चीज़ किए। लेकिन ये लोग का जो मार्ग था वो उससे सहमति नहीं दिखा पाए, ये महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। क्योंकि आज भी देखिए ना, व्यवहारिक रूप में देखिए कि कितने लोग हैं जो भगत सिंह अपने बेटा को बनाना चाहेंगे, अपने भाई को भगत सिंह बनाना चाहेंगे, चंद्रशेखर आज़ाद बनाना चाहेंगे। कितने लोग हैं, अगर निकाला जाए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। कहने के लिए सब कहते हैं, लेकिन कोई चाहता नहीं कि हमारा बेटा का फांसी हो। तो वो राष्ट्र के नाम पर उस समय किया गया। उस समय अंग्रेजी शासन था, तो वो तो उस समय क्रांतिकारी के रूप में भी नहीं गिने जाते थे, विद्रोही या आतंकवाद के रूप में जाने जाते थे। जब देश आज़ाद हुआ तो उनको फिर हम लोग क्रांतिकारी के रूप में कहते हैं। लेकिन जो नरम पंथ के लोग थे, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, ये लोग कानून तरीके से बातचीत करके प्रयास करते थे अपने अपने तरीके से लेने का। तो यही विचार का मतभेद था। तो ये जो तीन व्यक्ति थे, इन्हीं तीनों पे आज हम सब फोकस करेंगे। तो जब सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट जब ख़त्म हुआ, 1930 के लगभग में हुआ था, तो उसके बाद कांग्रेस में दो प्रकार का विचारधारा के आधार पे दो प्रकार विचारधारा बन गई थी। उसमें उग्र समूह था और एक रूढ़िवादी समूह था। रूढ़िवादी समूह में यदि देखें हम तो उसमें महात्मा गांधी है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, और ये सब गोखले को मानने वाले लोग हैं, जो नरम पंथ एक तरह से मानिए, और अपना परंपरागत ढंग से कार्य को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो रूढ़िगत समूह के रूप में इनको समझा जाता है। और दूसरा समूह बन गया था उग्र समूह, जो कि मतलब तुरंत चाहते थे कि भाई किसी भी तरह आज़ादी लेना है तो लेना है। इसमें सुभाष चंद्र बोस थे, जवाहरलाल नेहरू भी इसी में थे, ये भी परंपरावादी नहीं थे। लेकिन देखिए कि उग्र समूह में ये दोनों थे, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू, लेकिन दोनों एक समूह में होते हुए भी कितना मतभेद था कि इसमें ये देखा जाए तो इन दोनों के बीच में जो फांसीवादी टेम्परामेंट देखने को मिलता है वो है सुभाष चंद्र बोस में, और लेकिन जवाहरलाल नेहरू का यदि देखा जाए तो इनमें फांसीवादी का
प्रवृत्ति देखने को नहीं मिलता है। इनका ये कहना रहता है हमेशा कि देश आज़ाद हो और यहाँ पे जो समाजवाद का सिस्टम लगे तो वो लोकतंत्रात्मक ढंग से लगे, यानी जो चुन के आए प्रतिनिधि जनता के द्वारा, तो उनके द्वारा वो हर एक डिसीजन ले। लेकिन जो सुभाष चंद्र बोस थे वो उस तरीके के नहीं थे, वो अधिनायकवाद में विश्वास करते थे। हालांकि थोड़ा सा अंतर उनमें भी है, वो संक्रमण काल तक ही मानते थे इस बात को, यानी जब तक देश आज़ाद नहीं हो जाता है, यानी साध्य पाने तक वो ये मानते थे कि अधिनायकवाद यानी कि फांसीवाद का भी सहायता लेना चाहिए। इस तरीके के बातों में वो विश्वास करते थे सुभाष चंद्र बोस। यानी वो एक तरह से समझिए कि साध्य को पाने के लिए किसी हिंसा को भी परमिट करते थे, जो महात्मा गांधी से बिल्कुल विपरीत हो जाया करता था। महात्मा गांधी कभी भी हिंसा को परमिट नहीं करते थे, अहिंसक थे, अहिंसा को में विश्वास रखते थे। लेकिन सुभाष चंद्र बोस नहीं रखते थे। सुभाष चंद्र बोस इसी बात पे सबसे ज़्यादा महात्मा गांधी से मतभेद रहा करता था। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू में देखा जाए तो दूसरा मतभेद है कि सुभाष चंद्र बोस समाजवाद को जो वेद पुराण जो परंपरा में है हम लोग का, उससे समाजवाद को लाना चाहते थे। लेकिन जवाहरलाल नेहरू को यदि देखिए तो वो एक तरह से समझिए जवाहरलाल नेहरू मार्क्सवाद और गांधी जी इन दोनों के विचारों के बीच के थे। अब महात्मा गांधी भी मार्क्सवाद को पसंद किए। हालांकि हर एक यही तो है कि हर एक व्यक्ति में बढ़िया गुण भी होता है और खराब भी गुण होता है। तो मार्क्सवादी में जो ये वर्ग संघर्ष के रूप में एक गरीब तबके के लिए जो आवाज़ उठाए, तो उसको महात्मा गांधी बड़ा पसंद करते थे। और इसी कारण जवाहरलाल नेहरू भी पसंद करते थे। वर्ग हिंसा समाजवाद का जो विचारधारा मार्क्सवाद दिए, सबसे पहले वही दिए थे। लेकिन उसमें इस चीज़ को ये लोग नहीं मानते थे कि वो हिंसा को परमिट करता था। यानी मार्क्सवाद के द्वारा समाजवाद को फैलाने के लिए, यानी समाज में सब बराबर हो, सब चीज़ संसाधन पे बराबर हो, इस चीज़ के लिए वो हिंसा को परमिट किया जाता था, करते थे उस विचारधारा में, मार्क्सवादी विचारधारा में। लेकिन महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू में ये चीज़ नहीं था। ये लोग अहिंसक तरीके से समाजवाद को लाना चाहते थे। ये मार्क्सवाद और गांधीवाद दोनों के बीच के एक तरह समझिए कि पुल थे जवाहरलाल नेहरू, जो वर्ग संघर्ष के जानते थे, लेकिन हिंसा के द्वारा नहीं लाना चाहते थे, बल्कि वोट के द्वारा, लोकतंत्र के द्वारा, लोकतंत्रात्मक सिस्टम के द्वारा लाना चाहते थे। लेकिन सुभाष चंद्र बोस वो वेद पुराण जो हम लोग का है उस तरीके से लाना चाहते थे। तो ये दो अंतर हुआ। तीसरा अंतर एक और है, वैयक्तिक स्वतंत्रता के जो पक्षकार थे सुभाष चंद्र बोस, इनसे ज़्यादा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के पक्षकार थे जवाहरलाल नेहरू। ये इनका व्यक्तिगत स्वतंत्रता के पक्ष में थे, पर बहुत सीमित रूप में थे। ये एक तरह से अधिनायकवादी प्रवृत्ति था इनका, और ये मानते थे कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उतना महत्वपूर्ण योगदान नहीं है। ये सीधा अपने सत्ता को, समाजवाद को लाने के लिए बिल्कुल अधिनायकवाद, फांसीवाद का प्रवृत्ति इनमें रहा करता था। तो ये सब कुछ अंतर था जो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस में था। इसके बाद महात्मा गांधी से देखा जाए तो महात्मा गांधी से भी मूल रूप से कई बातों पे इनमें डिफरेंट था। इसमें पहला ये देखा जाए, महात्मा गांधी जो थे ये संघर्ष विराम संघर्ष का नीति अपनाते थे। यानी कि देखिए ना कि महात्मा गांधी जो असहयोग आंदोलन हुआ था 2021 में जो शुरू किए थे, तो वो चलाए। इसके बाद चौरी चौरा कांड के बाद उसको बंद कर दिए, वापस ले लिए। इसके लिए सी.आर. दास, सुभाष चंद्र बोस, ये लोग उनका विरोध भी किए, मोतीलाल नेहरू। लेकिन फिर रुक कर इसके बाद लाहौर अधिवेशन हुआ, इसके बाद फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, तो उसमें फिर ये आंदोलन किए, तो संघर्ष किए, फिर विराम किए और फिर संघर्ष किए। तो इस नीति को सुभाष चंद्र बोस नहीं मानते थे। सुभाष चंद्र बोस मानते थे कि नहीं, प्रयास करते रहो जब तक साध्य मिल न जाए। साध्य को पाने के लिए वो किसी भी तरह पाना चाहते थे। लेकिन महात्मा गांधी साध्य को पाने के लिए जो साधन था उसको भी पवित्र मानते थे। साध्य को ही पवित्र नहीं, साध्य भी पवित्र, यानी लक्ष्य, जो लक्ष्य पाना है वो पवित्र होना चाहिए। यानी हम लोग को स्वतंत्रता पाना है तो अच्छा चीज़ है, लेकिन उसको पाने के लिए जो चीज़ें हैं
उपयोग हो वो भी पवित्र होना चाहिए। लेकिन सुभाष चंद्र बोस में साधन पे ध्यान नहीं दिया जाता था। तो ये भी एक डिफरेंस था महात्मा गांधी में या सुभाष चंद्र बोस में। संघर्ष, वर्ग संघर्ष में ये विश्वास करते थे महात्मा गांधी। यदि फिर दूसरा यदि पॉइंट देखा जाए तो सुभाष चंद्र बोस उग्र क्रांतिकारी थे, जबकि महात्मा गांधी में ऐसा नहीं था। सुभाष चंद्र बोस कई अवसर को ये जैसे कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध 39 में, तो उसमें सुभाष चंद्र बोस का सीधा कहना था कि युद्ध हुआ है और इस समय विदेश से भी सहायता लेना चाहिए और लेकर ब्रिटेन के खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहिए। लेकिन महात्मा गांधी इसके खिलाफ थे। महात्मा गांधी नहीं चाहते थे कि इस तरीके से विपत्ति में है ब्रिटेन, तो उस पर हम लोग विद्रोही शक्ति से उसका सामना करें, इस तरीके से नहीं चाहते थे। सशस्त्र या क्रांतिकारी बनकर, क्रांतिकारी एक्टिविटी करके स्वतंत्रता नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि वो खुद विपत्ति में है। तो ये एक अंतर था, जो ये उग्र राष्ट्रवादी नहीं थे, उग्र क्रांतिकारी नहीं थे महात्मा गांधी, लेकिन सुभाष चंद्र बोस उग्र क्रांतिकारी थे। इस बात पर भी कई बार महात्मा गांधी से उनका मतभेद हुआ करता रहता था। औपनिवेशिक सत्ता को उखाड़ने के लिए, विदेशी सहायता लेने के लिए बिल्कुल सुभाष चंद्र बोस तैयार रहते थे। जापान और क्या कहते हैं, जर्मनी और जापान की सहायता से आज़ाद हिंद फौज बनाए। इसके बाद फिर अपना पूर्वोत्तर राज्य में आकर, पूर्वोत्तर स्टेट जो असम है वहाँ तक आज़ाद हिंद फौज आई थी। तो वैसा लास्ट में स्थिति ऐसा हो गया था, अंग्रेज जो फौज से भारी पड़ गए और उनको ट्रेन से फिर, हालांकि उनका मौत तो अभी तक एक तरह से रहस्य ही बना हुआ है, कहाँ उसके लिए कई कमेटी बना, लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हो पाया उनका मौत। तो 45 के लगभग, 45 से पहले ही लगभग बताया जाता है कि उसी समय उनका डेथ हो गया। एरोप्लेन में ही ज़्यादा बात किया जाता है कि एरोप्लेन से ही उनका डेथ हुआ है, लेकिन उसके लिए प्रमाण नहीं मिल पाया। तो आज़ाद हिंद फौज का जो गठन हुआ, एक तरह से जर्मनी और जापान, तो उसका सहायता लेना चाहते थे। लेकिन महात्मा गांधी का ये विचार नहीं था। ये चाहते थे कि हम अपने देश में बाहर से मतलब मदद लेकर आज़ादी ना लें। तो ये भी एक डिफरेंस था। डोमिनियन स्टेटस पर भी बात किया जाता है कई बार, तो उसमें महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू भी, जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज के मांग करते थे, लेकिन डोमिनियन स्टेटस पे महात्मा गांधी तैयार थे, जिसके लिए सुभाष चंद्र बोस तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि नहीं, स्वराज खुद प्राप्त करना है और उसका शासन, यानी सर्वे सर्वा, स्वराज प्राप्त करना मतलब सर्वे सर्वा, और डोमिनियन मतलब कि जो हेड होगा वो भी यूके होगा और बाद बाकी शासन यहाँ के लोग करेंगे, लेकिन हेड वही होगा, उसी के साइन से सारा क्या कहते हैं शासन चलेगा। तो इस चीज़ के खिलाफ थे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। महात्मा गांधी जो थे डोमिनियन स्टेटस पर भी तैयार थे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस नहीं थे। तो इस नज़र से यदि देखा जाए तो थोड़ा सा ये उग्र थे। इसके बाद फिर हरिपुरा अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का 1938 ईस्वी में, तो उसमें भी सुभाष चंद्र बोस को निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिए गए थे। उसके बाद 39 में क्या कहते हैं, राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। उसमें भी चुनाव हुआ था, तो सुभाष चंद्र बोस ही जीते थे। महात्मा गांधी के द्वारा पट्टा भी सीतारामैया को खड़ा किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, और वो हार गए थे सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। अब महात्मा गांधी अपने एटीट्यूड पे ले लिए कि भाई हम खड़ा किए हैं और ये कैसे निकल गए। तो लास्ट में वो कांग्रेस से ही कार्यकारिणी को अपना सहमति नहीं दिए। लास्ट में फिर कांग्रेस हार मानकर, कांग्रेस उन्हीं के अंतर्गत, उनका दबदबा था कांग्रेस पे, तो उन्हीं के अंतर्गत था। लास्ट में फिर सुभाष चंद्र बोस को ही मजबूरन इस्तीफा देना पड़ा, और वो मई 39 में फॉरवर्ड ब्लॉक, कांग्रेस फॉरवर्ड ब्लॉक में ब्लॉक पार्टी का एक गठन किए। उसके बाद फिर आगे जो घटना में बताए, जर्मनी, जापान, फिर आज़ाद हिंद फौज का कहानी पड़ता है 39 के बाद। यानी 39 कांग्रेस छोड़ देते हैं, और कांग्रेस से इस्तीफा भी, उनको इस्तीफा जब दे देते थे कांग्रेस में बैन कर दिया जाता है उनको। तो ये था प्रमुख अंतर एक तरह से देखिए सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के बारे में, जवाहरलाल नेहरू के बारे में भी। तो वैसे तो बात बहुत चीज़ है, कितना लंबा वीडियो बनाया जा सकता है, पर फिर भी ये मुख्य अंतर था और सभी को जानना चाहिए। नहीं तो ये तो देखा जाए तो
किस तरीके से बात किया जाता है, सबका योगदान है। महात्मा गांधी का भी अपने तरीके से योगदान है, और जो सुभाष चंद्र बोस थे उनका भी अपना योगदान है। सबका अपना अपने तरीके से योगदान दिए थे। तो ये था आज का वीडियो। हम सब फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक पे। तब तक आप सभी को धन्यवाद, शुक्रिया।